साइबर क्राइम होता क्या है? दोस्तों सबसे पहले साइबर क्राइम को हमें समझना पड़ेगा क्राइम क्या होता है। अब पहले ज़माने की बात करें तो पहले क्राइम क्या होता था, कोई बंदा होता था उसके घर से चोरी हो जाती थी। तो कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जी। जैसे ही हम अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम उसको अपने डिजिटल वर्ल्ड में घुसने की एंट्री दे देते हैं। तो आज के टाइम में सबसे कॉमन अगर मैं बात करूं साइबर फ्रॉड के बारे में तो वो कौन से हैं? क्या हैकर ही सिर्फ साइबर क्रिमिनल होते हैं या और भी टाइप के क्रिमिनल होते हैं? नहीं, मेरा कहना है कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे आपके साथ 1 रुपये का फ्रॉड हो चाहे 1 लाख का फ्रॉड हो। अगर आपने 1 रुपये के लिए अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके किसी और भाई के साथ में अगला फ्रॉड होने वाला है 1 लाख रुपये का। अगर किसी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का बैंकिंग फ्रॉड होता है, कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होती है, अगर वो टाइमली बैंक को रिपोर्ट कर देता है तो इसमें उस व्यक्ति की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, बैंक उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। आपने अपना कोई ऐसा शॉकिंग साइबर केस बताओ जो आपने हैंडल किया हो, जिसको सुन के आपका भी दिमाग चकरा गया हो कि ये क्या ही हुआ है? तो उस लड़की ने क्या किया, उसके साथ में एक वीडियो कॉलिंग की और कुछ आपत्तिजनक वीडियोस उसने लड़की की रिकॉर्ड कर ली और उसको रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल करने लगी। क्या बच्चे या स्टूडेंट्स भी टारगेट किए जा रहे हैं आजकल साइबर फ्रॉड में? बिल्कुल, बच्चे और स्टूडेंट्स तो उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। क्या मोबाइल में एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है? आपके मोबाइल के अंदर 2 लेवल ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज के टाइम में जैसे ही आप कॉल लगाओगे तो सबसे पहले आपको आवाज़ आएगी कि आज के टाइम में लाखों लोग साइबर फ्रॉड से अपने पैसे कमा रहे हैं। आपको भी अगर ऐसी कॉल्स आती हैं जिसमें पैसे दुगने करने की या कोई नई तरीके की स्कीम बताई जा रही है तो कृपया ऐसी कॉलों से दूर रहें। तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में ये आपको टोन सुनाई देती होगी, पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की टोन में भी आपको सुनाई दी और अलग अलग टोन में अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको सुनाई दे रही होगी। तो आप जिसके साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है उसको तो समझ में आ रहा है कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं कॉलर, लेकिन कि ट्राई ने ये कॉल क्यों लगाई, साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो गया तो क्या करना है, साइबर फ्रॉड से बचना कैसे है। और आज के टाइम में हमारी जुडिशरी, हमारे लॉयर, हमारे जजेस या हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो इस पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। अगर आपको ये समझना है, क्योंकि कॉल से तो इतना समझना है कि कॉल नहीं उठानी है, लेकिन अब उठा ली, क्या गलती कर ली, अब उसके बाद क्या करना है, तो ये पॉडकास्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम स्वागत कर रहे हैं एडवोकेट वरुण जैन सर का। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। तो वरुण सर आपको साइबर क्राइम के बारे में वो बेसिक डिटेल बताएंगे जिससे कि अगर आपने कुछ भी अपना छोटा मोटा अमाउंट लूज कर दिया है तो आपको फाइट कैसे करनी है, और अगर आप लूज करने वाले हैं या लूज कर चुके हैं या कोई सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट हैक हो गया है या आपने देखा होगा फेसबुक पे वीडियो कॉल करके एक वीडियो बना के लोगों को धमकी दी जाती है कि आपकी ये वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो इसके बाद क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं वो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू समझ जाओगे। तो वरुण सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि ये साइबर क्राइम होता क्या है? दोस्तों सबसे पहले साइबर क्राइम को हमें समझना पड़ेगा क्राइम क्या होता है। अब पहले ज़माने की बात करें तो पहले क्राइम क्या होता था, कोई बंदा होता था उसके घर से चोरी हो जाती थी जी। लेकिन आज के जो डिजिटल एरा है इसके अंदर आप सो रहे हो, आपने अपने लॉकर को लॉक कर रखा है, उसके बाद भी नहीं पता कि आपके खाते से कब पैसा निकल जाएगा। हाँ जी। कब कौन सा मैसेज आ जाएगा जिसको आप बटन क्लिक करेंगे आपके खाते से पैसा उड़ जाएगा। तो साइबर क्राइम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिजिटल एरिया के अंदर जिस तरह से कहते हैं मोबाइल का यूज़ बढ़ता जा रहा है, यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट्स का चलन बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर का यूजेस बढ़ता जा रहा है, यही सब हम देखते हैं कि यही डिजिटल क्राइम है। ओके। कि जिस तरह से हम यूपीआई यूज़ करते हैं, कई बार हमारे पास मैसेज आता है, लुभावने मैसेज आते हैं कि आपने लॉटरी जीत ली। अगर आप कहते हैं इतनी पेमेंट करते हैं तो ये लॉटरी का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। आप लालच के चक्कर में क्या करते हैं, अपनी अकाउंट डिटेल सामने वाले को बता देते हैं, सामने वाला उसका फायदा उठा के आपके खाते से पैसे निकाल लेता है। केबीसी के नाम पर बहुत फ्रॉड हुआ है। हाँ जी, आपका केबीसी के अंदर नंबर आ गया है, आप अपनी डिटेल दे दीजिए। तो कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जी। जैसे ही हम अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम उसको अपने डिजिटल वर्ल्ड में घुसने की एंट्री दे देते हैं। आजकल तो सर एक टर्म बहुत फेमस हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास फोन आता है कि मैं डीसीपी बोल रहा हूँ
मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, मैं कोई जज बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ ये हमारे पास कंप्लेंट आई है, कहते हैं आप कहीं जा नहीं सकते हैं, हमने आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे बाउंड कर दिया जाता है। ओके। जबकि ये टर्म इलीगल है, ऐसी कोई टर्म नहीं होती डिजिटल अरेस्ट के नाम की, सिर्फ लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आज के टाइम में सबसे कॉमन अगर मैं बात करूं साइबर फ्रॉड के बारे में, तो वो कौन से हैं? सबसे साइबर क्राइम में सबसे कॉमन जो फ्रॉड होते हैं दैट इज अ फाइनेंशियल फ्रॉड, चिटिंग, जिसके अंदर ऑनलाइन तरीके से आपके खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं, आपको लुभावने स्कीम्स के द्वारा आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। तो उसके लोगों को सतर्क होना बहुत जरूरी है। जब आपने देखा होगा समय समय पे सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से मैसेज फ्लैश किए जाते हैं कि आप अपनी कोई भी निजी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो वरुण सर, ओटीपी शेयर करना जुडिशरी में खुद की गलती मानी जाती है या जो सस्पेक्ट है या जो फ्रॉड कर रहा है उसकी गलती मानी जाती है? तो गलती से जो फ्रॉड कर रहा है उसकी मानी जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान जल्दबाजी में और लालच में आके ओटीपी शेयर कर देता है। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उसको पता नहीं लगता कि भाई ये बैंक की तरफ से कॉल है या फ्रॉड करने वाले की तरफ से कॉल है, तो अनजाने में आके वो ओटीपी शेयर कर देता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ आइडिया दीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे तरह के फ्रॉड होते हैं कि आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया जाता है, फिर आपको डराया धमकाया जाता है, आपसे रैंसम मांगी जाती है कि अगर आप इतने पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी पर्सनल फोटो सर्कुलेट कर देंगे, आपको डिफेम करने के लिए धमकी देते हैं। तो आजकल जो सोशल मीडिया पर फ्रॉड चल रहा है वो इसी तरह का फ्रॉड चल रहा है कि किस तरीके से लोगों को उनकी पर्सनल डाटा को चुरा लिया जाता है और उसका मिसयूज करके उन लोगों को डराया और धमकाया जाता है। क्या हैकर ही सिर्फ साइबर क्रिमिनल होते हैं या और भी टाइप के क्रिमिनल होते हैं? तो हैकिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक वाइट हैकिंग और ब्लैक हैकिंग। वाइट हैकिंग उसे बोलते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से नेशन की सुरक्षा को लेके कराई जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो दुश्मन देश होते हैं या स्पाइज होते हैं उनके डाटा को भी हमें कलेक्ट करना होता है। तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट के पास में ऐसे लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं जो सामने वाले का सिस्टम हैक करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट अपने नेशन के फायदे के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप लोगों का पर्सनल डाटा चुरा के अपने निजी हित के लिए उसका प्रयोग करते हैं। अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को हैक कर लिया गया है या आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया है, क्या इस केस में एफआईआर हो सकती है? बिल्कुल, इस केस में एफआईआर हो सकती है। जब अगर कोई व्यक्ति आपके पर्सनल डाटा को चुरा लेता है तो आपकी ये प्राइवेसी का वॉलेशन है। इसके अंदर आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.com वेबसाइट पे जाके इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। 1930 जो कि साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जाके आप सूचित कर सकते हैं। आपकी जो भी आपके साथ गलत हुआ है उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा और उसमें एफआईआर होगी। अगर सस्पेक्ट पकड़ा जाता है तो कितने साल की सजा और कितना जुर्माना उस पर हो सकता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर। इसके अंदर 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा का प्रोविजन है। ओके। क्या हर साइबर क्राइम का पैसा वापस मिल सकता है? नहीं, अगर आप समय पर अपने साथ हुई घटना के बारे में साइबर पुलिस को, बैंक को टाइमली सूचित करते हैं तो उसका पैसा आपको वापस मिल जाता है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी सतर्कता के ऊपर कि आप कितने सतर्क हैं। अगर जैसे ही आपको लगता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो गया, मेरे अकाउंट में कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गई और इमीडिएट जैसे आपने बैंक को सूचित कर दिया, तो आपका पैसा, बैंक की जिम्मेदारी है उस पैसे को रिटर्न करने की। ओके। अगर बैंकिंग फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ में बैंकिंग फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको बैंक को सूचित करना चाहिए ताकि बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दे, आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को ब्लॉक कर दे। उसके इमीडिएट बाद आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और साइबर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पैसा आपके खाते से निकल के फ्रॉड करने वाले के खाते में गया है तो उसका खाता ब्लॉक हो जाता है और बैंक और जो साइबर पुलिस है उस पैसे को वहाँ से रिकवर कर लेती है। अगर गलती से हमने किसी फ्रॉड पर्सन को अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया है और हमें पता चल जाए कि ये आदमी फ्रॉड है, जो उसने कमिटमेंट करा ये फॉल्स है, ये कंप्लीट नहीं करेगा, तो उस पैसे को रिकवर कैसे करें? उसके लिए आपको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। दैट मस्ट कम अंडर साइबर क्राइम, दैट कम्स अंडर 420 चीटिंग एंड फ्रॉड। भाई आपके साथ में झूठा प्रॉमिस करके किसी ने पैसे ले लिए और उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो ये जो है आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर होता है। साइबर फ्रॉड की एफआईआर कहाँ होती है? सबसे पहले व्यूअर्स हमारे कहाँ पर जाएं?
अगर आपके साथ में किसी भी तरह का कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आपके नज़दीकी साइबर पुलिस थाने में जाके इसकी रिपोर्ट कराएं। उसके लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं cybercrime.com या 1930 पे भी अपना डिटेल बता सकते हैं। और अगर पुलिस ने मना कर दिया कि ये FIR तो नहीं हो पाएगी, फिर क्या करें? अगर कंसर्न पुलिस ऑफिसर आपकी मुकदमा लिखने से मना करता है तो इमीडिएट आप उसके हायर ऑफिशियल, जो कि आप देखेंगे SP रैंक का ऑफिशियल होता है, आप उसको सूचित कर सकते हैं। अगर वो भी टाइमली एक्शन नहीं लेता तो आप कोर्ट की शरण में आ सकते हैं। कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और पुलिस को निर्देश देगा कि उसके ऊपर FIR की जाए। एक आम जनता इतना ही हैप्टिक ले पाएगी जिसका 5 या 10 हजार फ्रॉड हो गया, अब बेचारे के अकाउंट में पैसे ही नहीं बचे हैं? नहीं, मेरा कहना है कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे आपके साथ 1 रुपये का फ्रॉड हो चाहे 1 लाख का फ्रॉड हो। अगर आपने 1 रुपये के लिए अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके किसी और भाई के साथ में अगला फ्रॉड होने वाला है लाख रुपए का, और अगर 1 लाख रुपए के लिए एक्शन नहीं लिया तो आपके किसी और भाई के साथ में 1 करोड़ का फ्रॉड होने वाला है। तो आपकी सतर्कता सिर्फ आपको नहीं बचाएगी, आप जैसे किसी और विक्टिम को भी बचाएगी। लेकिन मानसिकता तो ये है कि लोग ये मानते हैं कि गलती तो हमने करी है, हमने गलत लिंक पे क्लिक करा है, नहीं तो ये हमारे साथ फ्रॉड होता ही नहीं। अगर हम बैंकिंग फ्रॉड को देखें, बैंक के अंदर जितने भी फ्रॉड होते हैं, अगर आपके खाते से या कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक की ड्यूटी भी होती है कि उस ट्रांजैक्शन पे रोक लगाए। क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल एरा के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है। अगर कोई वेबसाइट पर जाके कंप्लेन करता है तो क्या वो मान्य होती है? बिल्कुल, अगर cybercrime.com की वेबसाइट पे जाके आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं उसमें इमीडिएट आपको एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर मिलता है जो कि बिल्कुल वैलिड होता है। अगर आपके साथ में किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो आपको शर्माना नहीं है, आपको समय पे इसकी सूचना पुलिस को देनी है ताकि जो क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ समय पर एक्शन हो सके। सर, वकील किस तरीके से मदद कर सकते हैं साइबर फ्रॉड होने के बाद? अगर आप टाइमली किसी अच्छे वकील से संपर्क करते हैं तो वो आपको कंप्लेंट ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं ताकि आपकी जो कंप्लेंट है वो एक प्रॉपर वे में जा सके और टाइमली उस पर एक्शन हो सके। अगर पुलिस समय पे रहते हुए उस पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट में आपको न्याय दिला सके ताकि टाइमली आपकी FIR हो जाए और क्रिमिनल को पकड़ा जा सके और आपके पैसे को रिकवर किया जा सके। लेकिन कोर्ट में तो लाखों केस पहले से ही पेंडिंग चल रहे हैं, एक नया केस और आ जाएगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? अगर हम ये सोच बना के रखेंगे तो कोई बंदा कोर्ट जाएगा ही नहीं, किसी को न्याय मिलेगा ही नहीं, हर व्यक्ति अपने घर में बैठ जाएगा। ऐसी बात नहीं है ध्रुव जी, जो कोर्ट जाते हैं उनको न्याय भी मिलता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ 5,000 का फ्रॉड हुआ है, उसने लीगल कंप्लेन कर भी दी कोर्ट में, और वो फ्रॉड आज से 20 साल बाद साबित हो गया कि हाँ जी हुआ था, और 20 साल बाद वो 5,000 रुपये वापस मिल भी जाते, लेकिन उनका मूल्य क्या रहा? अगर हम साइबर क्राइम की बात करें और साइबर केस जिस तरह से रजिस्टर्ड होते हैं कोर्ट में, तो उसमें कोई लंबा ट्रायल नहीं चलता है क्योंकि सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पे हैं। अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं वो रिकॉर्ड है, उसमें आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं। ये तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो ढूंढे कि जो आपका पैसा अनऑथराइज तरीके से किसी ने आपके खाते से ले लिया है वो किसके खाते में गया है। लेकिन साइबर फ्रॉड मुझे एक जाल टाइप का लग रहा है, जहां पर पैसा जो है सस्पेक्ट के अकाउंट में नहीं जाता, वो हमेशा कोई भी, आज के टाइम में लोग इतने शातिर हो चुके हैं कि सीधे सीधे पैसा अपने अकाउंट में तो लेंगे नहीं। इस तरह के बहुत से केस देखने को आए हैं कि जैसे ही साइबर क्रिमिनल कोई भी इस तरह का क्राइम करते हैं तो पैसा आपके अकाउंट से लेते हैं और फिर वो मल्टीपल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो अकाउंट में फर्दर आगे किसी और अकाउंट में चले जाते हैं। इस तरह से वो 5 to 10 टाइम्स फर्दर आगे सर्कुलेट हो जाता है ताकि जिस अकाउंट ने से मेन अकाउंट में पैसा निकल के मेन अकाउंट में गया है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके। लेकिन वो साबित कैसे होगा? कोई ऐसा जस्टिस या कोई ऐसी केस स्टडी आप बता सकते हैं कि साइबर फ्रॉड में जो साबित हुई हो और लोगों का पैसा वापस मिला हो? इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है असम का, जिसके अंदर एक युवा ऑनलाइन शॉपिंग करता है और एक ब्लेजर परचेज करता है, लेकिन जब ब्लेजर उसको रिसीव होता है तो उसको पसंद नहीं आता, उसको वापस करने के लिए वो कंपनी में कांटेक्ट करता है और जो कंपनी में कांटेक्ट करता है तो उसका ब्लेजर तो वापस होता नहीं, उसके 4,000 तो वापस होते नहीं है, लेकिन उसके स्टेट बैंक से 94,000 रुपीज डिडक्ट हो जाते हैं। तो जैसे उसके अकाउंट से 94,000 डिडक्ट होते हैं, ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड। वो टाइमली बैंक को रिपोर्ट करता है कि मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं, लेकिन बैंक उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो हाई अथॉरिटीज को भी कंप्लेन करते हैं, वहाँ से भी उसको कोई कंप्लेंट नहीं आता है, तो ये मैटर हाई कोर्ट में पहुँचता है, हाई कोर्ट से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय देता है एज पर RBI गाइडलाइंस, जो कि 2017 की गाइडलाइंस है, जिसको बोलते हैं जीरो लायबिलिटी। जीरो लायबिलिटी की जो एक सर्कुलर था जो RBI ने सन 2017 में निकाला था, जिसके क्लोज नंबर 8 और 9 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का बैंकिंग फ्रॉड होता है,
कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होती है, अगर वो टाइमली बैंक को रिपोर्ट कर देता है तो इसमें उस व्यक्ति की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, बैंक उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा और बैंक को पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। बैंक ने कोर्ट में जवाब फाइल किया कि हम इस तरह की अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं, हम पैसा वापस नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने अंत में निर्णय ये दिया कि नहीं, बैंक के पास आज के टाइम में ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे वो फिल्टर लगा के मॉनिटरिंग करके ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऑथराइज है, कौन सी अनऑथराइज नहीं है। इस केस में क्या था कि उसके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी एसएमएस भी उसके पास नहीं गया था। ओके। तो कोर्ट की डायरेक्शन पे उसको ये पैसा वापस मिला। और एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसके अंदर 78 लाख रुपीस का फ्रॉड हुआ था, नॉट 5,000, 10,000, 1 लाख, 78 लाख पूरे उसके अकाउंट से निकाल लिए गए थे अनऑथराइज तरीके से, जिसको लेके वो बैंक के पास गया। बैंक को टाइमली उसने कंप्लेंट की लेकिन बैंक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेंट की, वहां से भी उसे उसका पैसा रिटर्न नहीं मिला। उसके बाद में केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। जब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ये मैटर गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर भी आरबीआई की 2017 की जो गाइडलाइंस है, जीरो लायबिलिटी। अगर आपके साथ में कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होती है, अगर आप उसको 72 आवर्स मीनिंग 3 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं तो ये बैंक की ड्यूटी बनती है कि उस ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगाए और आपका पैसा वापस दिलाए। अगर बैंक टाइमली पैसा नहीं देता है तो बैंक आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपकी पूरी मदद करेगा। और इस बॉम्बे हाई कोर्ट के मैटर के अंदर भी आपको पूरा का पूरा 78 लाख रुपए बैंक से वापस दिलवाया गया विद इंटरेस्ट। 6% का ब्याज भी कोर्ट ने उसको दिलवाया। अच्छा। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपका केस लटका रहेगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये 2 के एग्जाम्पल ऐसे हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम्पल है, बॉम्बे हाई कोर्ट का एग्जाम्पल है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके अंदर 54 लाख रुपए डिडक्ट हो गए अकाउंट से और वो पैसे उसको नहीं मिले। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन में गया तो सिर्फ उसका 12 से 13 लाख का क्लेम ही एडमिट किया गया। लेकिन जब वो बैंक कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने उसको रिमेनिंग 43 लाख रुपीस वापस दिलवाए और विद इंटरेस्ट दिलवाए। किससे दिलवाए? वो बैंक से? बैंक से। मतलब इसमें मेन ये है, अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है तो जो लायबिलिटी बनती है वो बैंक की बनती है, बैंक जाने। नहीं, आपने टाइमली रिपोर्ट किया है, इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कितने टाइमली रिपोर्ट करना होता है? आरबीआई का जो रूल है 2017 का, उसके अकॉर्डिंग विद इन 3 डेज अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो आपके पैसे के रिटर्न करने के लिए बैंक जिम्मेदार है। ओके। क्योंकि कोर्ट का मानना ये है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जिसमें बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम अकाउंट में किसी भी हो रहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पे सर्विलेंस लगाए और देखे अगर कोई भी इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है तो उसको इमीडिएट रोके। और कितने दिन में जजमेंट आ जाता है? फॉर एग्जांपल आज के टाइम में कोई केस रजिस्टर करना चाहे तो वो क्या माने कि उसको जजमेंट कब तक मिल जाएगा? देखो, अगर आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है, आपने बैंक को रिपोर्ट कर दिया, बैंक में आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो सबसे पहले आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन को रिपोर्ट करना है। आरबीआई के अंदर एक बैंकिंग ओम्बड्समैन की स्कीम होती है जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपनी पूरी कंप्लेंट फैक्ट्स बता सकते हैं, जिसके अंदर पूरी सुनवाई होती है, जिसमें आपको सारे एविडेंस लगाने होते हैं कि किस तरह से कौन सी डेट को आपके अकाउंट से पैसा कटा है, उस ट्रांजैक्शन के बारे में आप अवेयर नहीं है, आपको कोई ओटीपी रिसीव नहीं हुआ था पैसा डिडक्ट करने का, या जब आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही थी तो जो ओटीपी आता है बैंक से क्रॉस चेक करने के लिए, वो ओटीपी आपको नहीं आया था। इस तरह के एविडेंस आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन में देने होते हैं, तो आपका वो मैटर 3 से 4 महीने जरूर हो जाता है। अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के भी फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते तो उस ऑर्डर को आप हाई कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट में 1 साल से 1.5 साल के अंदर वो मैटर में फैसला आ जाता है। क्या आरोपी को सिर्फ सजा मिलती है या कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है उसके ऊपर, अगर आरोप साबित हो जाता है तो? अगर आरोप साबित हो जाता है तो आरोपी के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है और उसको सजा भी होती है। दोनों होती है। लेकिन ये साइबर फ्रॉड तो अभी सर पिछले 5-6 साल से बहुत, मैं कह सकता हूँ, बूम पर आया है, पहले बहुत कम हुआ करता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है उसके हिसाब से अब साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। आपने अपना कोई ऐसा शॉकिंग साइबर केस बताओ जो आपने हैंडल किया हो, जिसको सुन के आपका भी दिमाग चकरा गया हो कि ये क्या ही हुआ है? मेरे पास में एक लड़का आया, उसने बताया कि एक लड़की का उसके पास फ़ोन आया, उसके साथ में उसकी बातचीत हुई और बातचीत होते होते उनके बीच में इतनी बातचीत होने लगी तो उस लड़की ने क्या किया, उसके साथ में वीडियो कॉलिंग की और कुछ आपत्तिजनक वीडियोस उसने लड़की की रिकॉर्ड कर ली और उसको रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल करने लगी कि अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं डालोगे तो मैं ये सर्कुलेट कर दूंगी,
ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उसके बाद हम थाने गए। थाने के अंदर भी उस टाइम में पुलिस, ये मैटर जो मैं बता रहा हूँ ये 4-5 साल पहले का है, उसके बाद भी पुलिस इतनी अवेयर नहीं थी कि इस पर क्या किया जाए। वो कहे नहीं जी लड़के की गलती है, लड़के को पुलिस लड़की से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस मैटर को लेकर जब हायर ऑफिसर के पास गए तो उन्होंने इस पूरे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया कि खाली उस लड़के को नहीं, ऐसे कितने लोगों को उन्होंने विक्टिम बना रखा था और कितने ही करोड़ रुपए का स्कैम उन्होंने कर रखा था। तो आई एम वेरी मच शॉकिंग कि किस तरह से लड़कियां लड़कों को व्हाट्सअप कॉलिंग, फेसबुक के थ्रू फंसा लेती हैं, फिर इस तरह की वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करती हैं। क्या आपने अभी तक किसी एक साइबर फ्रॉड में जो फ्रॉड हुआ है वो रकम पूरी रिकवरी करवाई है? बिल्कुल, हमारे पास में केस आया था जिसके अंदर उसके बैंक से गलत तरीके से 40,000 रुपये निकल गए थे, जिसकी हमने टाइमली रिपोर्ट की कहते हैं। उसके बाद में हम कंज्यूमर कोर्ट में गए। कंज्यूमर कोर्ट का फैसला आने के बाद 40,000 रुपये ब्याज समेत क्लाइंट को वापस मिले। पैसा आपने बताया कि मनी ट्रेल होता है, अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि ये साबित करना कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड ही हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दूं आपके अकाउंट में, एंड या किसी ऐसे पर्सन के अकाउंट में जो एग्जिस्ट नहीं करता या दुनिया से जा चुका है, और वो कैश निकलवा लूँ और फिर मैं साइबर फ्रॉड की कंप्लेन रजिस्टर करा दूं, तो क्या इस केस में रिकवरी हो पाएगी, पैसा ट्रेस हो पाएगा? नहीं, अगर आप खुद चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप भी तो फंसेंगे। हाँ, लोग पुलिस ऐसा पुलिस नहीं नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना। पुलिस जब तक जांच पड़ताल नहीं करेगी तो वो पैसा आपको तब तक वापस नहीं मिलेगा ना, जब तक पुलिस अपनी तहकीकात पूरी नहीं कर लेगी। अगर आप इस तरह कोई फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ भी 420 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ऐसा लॉ का मिसयूज हो रहा है वैसे आपको लगता है? कुछ लोग लॉ का मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस भी समझदार है और टेक्नोलॉजी भी अपडेटेड हो चुकी है, जिसके द्वारा अगर इस तरह की कोई फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होता है। क्या बैंक भी दोषी माने जाते हैं कभी? बैंक दोषी माने जाते हैं। ऐसे बहुत से मैटर हैं जिसके अंदर बैंक ऑफिशियल मिले होते हैं जो क्रिमिनल्स को बताते हैं कि इस अकाउंट के अंदर इतना पैसा है, इस अकाउंट के अंदर इतना पैसा है, और वो फ्रॉड होते हैं और उसमें बैंक दोषी माने जाते हैं। नहीं, मैं इसमें बैंक नहीं कह रहा हूँ, बैंक ऑफिशियल्स कह रहा हूँ। बैंक एम्प्लॉइज जो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में क्रिमिनल के साथ मिलकर इस तरह की एक्ट करते हैं। बैंक लोन फ्रॉड क्या साइबर फ्रॉड के अंडर में आता है? जब आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड कहीं पे देते हैं तो ये सब देखा गया है कि वो आपकी जो पर्सनल डाटा होता है वो मल्टीपल कंपनीज को, मल्टीपल लोगों को बेच दिया जाता है। तो बहुत से लोग आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज करके उस पर लोन ले लेते हैं। आपको पता नहीं लगता कि मेरे अकाउंट के ऊपर, मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लोन लिया गया है। जब वो लोन नहीं भरा जाता तो बैंक वाले आपके पास रिकवरी करने के लिए आते हैं। तो इस तरह के भी फ्रॉड देखे गए हैं, ये भी साइबर फ्रॉड के कैटेगरी के अंदर ही आती है। क्या यूपीआई फ्रॉड में बैंक पैसा वापस करता है? यूपीआई फ्रॉड के अंदर अगर आप टाइमली रिपोर्ट करते हैं बैंक को, बैंक एक्शन नहीं लेता कहते हैं उसके अंदर, और आपने टाइमली सूचित किया बैंक को, तो वही पैसा आपको रिफंड मिलता है। तो वरुण सर, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और डेबिट कार्ड फ्रॉड दोनों में अंतर क्या है? दूसरी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे पहले फर्क समझना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या होता है? डेबिट कार्ड में उतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितना आपके अकाउंट के अंदर है, और क्रेडिट कार्ड के अंदर आप उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितना बैंक ने आपको क्रेडिट लिमिट दे रखी है। तो कई बार क्या होता है कि हम क्रेडिट कार्ड के अंदर 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है और हमने उसको यूज़ नहीं करते, रखा हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कहते हैं हमने किसी ट्रांजेक्शन की है, बैंक में कहीं रिकॉर्ड दिया ऑनलाइन पेमेंट के लिए, वहाँ से वो डाटा लीक हो गया तो लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं जी। तो जो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं है वो भी पेमेंट का अगर फ्रॉड हो जाता है तो आपको देना पड़ता है। ओके। और आज के टाइम में देखा गया कि लोन ऐप से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो लोन ऐप से कैसे फ्रॉड करते हैं और उससे बचा कैसे जाए? लोन ऐप से फ्रॉड ऐसा होता है कि आपको अट्रैक्टिव मैसेज आते हैं कि भाई आपका लोन पास हो गया, 2 लाख का, 5 लाख का, हम लालच में लिंक पे क्लिक कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट प्रोसेस को पूरा कीजिए, हम ऑनलाइन आपको लोन दे देंगे। तो क्या करते हैं कि अपनी ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करा लेते हैं। जब आप उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो कुछ परमिशंस के लिंक अलाउ मांगते हैं, जिसके अंदर वो आपसे परमिशन मांगते हैं वो आपके मोबाइल की डाटा को एक्सेस करने के लिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो आपके मोबाइल की डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करके आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस हैं, आपके फ़ोन नंबर हैं, वो सबको गैदर कर लेते हैं। और मात्र 1,50,000 रुपये का लोन देने के बाद जब आप टाइमली किस्त नहीं देते हैं तो आपको थ्रेट देते हैं कि भाई अगर आपने किस्तें नहीं भरी तो हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे। तो लोन ऐप के थ्रू आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको हैरेस किया जाता है, आपसे अननेसेसरी चार्जेस लिए जाते हैं, मोटा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्या इंटरनेट यूज़र को हर फ्रॉड के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है?
नहीं, हर इंटरनेट यूज़र को ऑनलाइन फ्रॉड के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल एरा है। ऑनलाइन मेल भेजना, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करना, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन करना, ये एक नॉर्मल है। हम जितना भी अपने को सतर्क कर लें, लेकिन आज के टाइम के अंदर जो स्कैम करने वाले हैं, साइबर क्रिमिनल हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। वो कहीं ना कहीं लुभावनी स्कीम्स में, लुभावने वादों में हमें फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से हम उनके जाल में फंस जाते हैं। वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल उनको दे बैठते हैं, जिससे हम साइबर फ्रॉड का शिकार बनते हैं। क्या बच्चे या स्टूडेंट्स भी टारगेट किए जा रहे हैं आजकल साइबर फ्रॉड में? बिल्कुल, बच्चे और स्टूडेंट्स तो उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो आज के टाइम में बच्चे ज़्यादातर आपने देखा होगा पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो ऐसे ऐसे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, उधर से उनके पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे हैं। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी ऐप को डाउनलोड करें, किस ऐप को डाउनलोड नहीं करना। उन्होंने कोई गेम की कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर ली जो जैसी मोबाइल में आपने डाउनलोड करी, मोबाइल के अंदर सारा का सारा डाटा उन्होंने हैक कर लिया। कुछ ऐसे ऐप्स, वेबसाइट और नंबर्स बताओ जिनसे सर हमारे व्यूअर्स दूर रहें, सावधान रहें। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ऐसी ऐप्स जो गूगल प्ले पे ना हो, जो डायरेक्ट किसी लिंक के माध्यम के आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आ रही हैं, ऐसे किसी भी लिंक के माध्यम से आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गूगल प्ले एक ऑथराइज प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐप गूगल प्ले पर जब आती है तो उसकी पूरी की पूरी जांच गूगल प्ले के थ्रू की जाती है, उसके बाद ही उस ऐप को परमिट किया जाता है गूगल पे पे डाउनलोड करने के लिए। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो कोई भी वेबसाइट जिसके आगे HTTPS ना लगा हो, जो कि एक सिक्योर सर्वर होता है, ऐसी किसी भी वेबसाइट को नहीं खोलना चाहिए जिसके आगे HTTPS नहीं लगा हो। अगर मोबाइल नंबर की बात करें तो जिस भी मोबाइल नंबर के आगे +82 +94 इस तरह की अजीब गरीब कोड होते हैं, जो कि विदेशी कोड होते हैं, उन नंबर से कॉल आता है तो आपको कॉल नहीं उठाना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे ही आप फ़ोन उठाएंगे वैसे ही आपका डाटा पूरा का पूरा हैक कर लिया जाएगा। क्या मोबाइल में एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है? देखो, एंटीवायरस हो चाहे ना हो, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर 2 लेवल ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए। आज के टाइम में गूगल प्ले हो गया, UPI ऐप हो गई, बैंक ट्रांजेक्शन हो गई, उसके अंदर 2 लेवल ऑथेंटिफिकेशन होती है। टू लेवल ऑथेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपको OTP आता है वो मेल पे भी आता है, आपके मोबाइल पे भी आता है। जो आपका एंटीवायरस है वो मोबाइल को हैक करने से या साइबर क्राइम से नहीं बचा सकता। वो कोई भी आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर को लेके कोई इस तरह से वायरस आ जाता है, उससे बचा सकता है, लेकिन साइबर क्राइम से नहीं बचा सकता। साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको खुद ही सतर्क रहना होगा। साइबर लॉ कितना स्ट्रांग है इंडिया में आज के टाइम में? इंडिया में अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत अगर कोई भी आपके डाटा को लीक करता है, कोई भी मटेरियल आपकी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड करता है या आपका डाटा लीक करता है, आपके साथ में फ्रॉड करता है, तो उसमें मात्र सिर्फ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, उसमें सजा का भी प्रावधान है। ओके। क्या विदेशी वेबसाइट्स पर खरीदारी करने से, शॉपिंग करने से जो रिस्क ऑफ फ्रॉड है वो बढ़ जाता है? अगर आप ऑनलाइन किसी भी तरह की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको जो पेमेंट गेटवे यूज़ किया गया है वेबसाइट पे, वो आपको ऑथराइज गेटवे के थ्रू ही पेमेंट करनी चाहिए। आपको किसी भी अनऑथराइज मोड से पेमेंट नहीं करनी चाहिए। कुछ एक ऑथराइज पेमेंट गेटवे के नाम बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? अगर जैसे आप किसी भी पेमेंट गेटवे की बात करें, आज के टाइम में अगर पेमेंट करने आप बैंक किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो मोस्टली आप UPI के थ्रू ही पेमेंट करने का ऑप्शन चूज़ करें। उसमें क्या होता है कि UPI आपके डाटा को सिक्योर करके रखता है, क्योंकि UPI का जो लिंक है वो बैंक के साथ मर्ज रहता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ वकील साहब, जब सब कुछ इतना सही है तो लोग FIR करने से डरते क्यों हैं? लोगों के माइंड में एक मिथ है कि हम थाने जाएंगे, हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट के अंदर सालों लग जाते हैं, तो ये मिथ है। आप देखें जिस तरह से सब चीज़ें चेंज हुई है, लीगल सिस्टम भी चेंज हुआ है। आप ये देखिए कोविड के अंदर, जहाँ कोविड से पहले जहाँ की फिजिकल हियरिंग होती थी, आज के टाइम में VC हियरिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसों को सुना जाता है। जहाँ कई मुकदमों में 10-20 साल लगते थे, आज 4 से 5 सालों के अंदर मुकदमों के अंदर निर्णय आ जाते हैं। जहाँ कहीं पुलिस थानों के अंदर सुनवाई नहीं होती थी, तो इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी डायरेक्शन है, जिसमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है
तो पुलिस को इमीडिएट एफआईआर रखनी चाहिए। अगर हम किसी लॉयर को थोड़ा देर से अप्रोच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जून में फ्रॉड हो गया और हमने सितंबर अक्टूबर में अप्रोच किया, तो इसमें नुकसान क्या है? देखो, आप लॉयर को, चाहे आपने लॉयर को लेट कांटेक्ट किया, उससे नुकसान या फायदे का कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपके जब फ्रॉड हुआ है, आपने टाइमली कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट किया या नहीं किया। ये नहीं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है जून में और आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं सितंबर में, अक्टूबर में। हाँ, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने टाइमली पुलिस अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद भी आपको सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसके बाद आप वकील के पास में अक्टूबर में जा रहे हैं, सितंबर में जा रहे हैं, उससे आपके को वकील के पास जाएंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। साइबर सेल का रोल इसमें कितना बड़ा है? अभी आपने कहा कि जो कनेक्टेड अथॉरिटी है उससे आप बात करो, उसमें आप टाइमली रिपोर्ट करो, तो उनका रोल कितना होता है? अगर आप साइबर सेल में टाइमली रिपोर्ट कर देते हैं तो जो आपके साथ में फ्रॉड हुआ होता है, जिस अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसे गए होते हैं, तो उसको ईजिली ट्रैक किया जा सकता है। अगर उसको टाइमली ट्रैक कर लिया जाता है तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि जो पेमेंट है फर्दर किसी और अकाउंट में मूव ना करे, और उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, वो पैसे आपके अकाउंट में वापस करवाए जाते हैं। जो विक्टिम है उसके साथ हो गया फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, उसके अकाउंट में जो भी 40-50 लाख थे वो जा चुके हैं, अब वो दिवालिया है, बेचारा परेशान है। तो अगर वो अप्रोच करता है किसी अच्छे लॉयर को, तो वो जो अपनी फीस होती है वो केस लेने से पहले लेते हैं या रिकवरी के बाद? इसमें वकील तो वकील डिपेंड करता है वो कैसे करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी लॉ फर्म का बात बताएं तो हम कहते हैं कोई भी हमारे पास अप्रोच करेगा तो सिर्फ हम अपनी कंसल्टेंसी फीस इनिशियल लेवल पे लेते हैं, उसके बाद में जब उसकी रिकवरी हो जाती है उसके बाद उससे फीस चार्ज करते हैं। अच्छा, क्या मैंने ऐसा भी सुना है कि फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ फ्रॉड हो गया 10 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल, तो वकील कहते हैं कि हम आपको जो पैसा दिलवाएंगे वो करीब 1 करोड़ दिलवाएंगे, और जब वो 1 करोड़ आएगा तो उसमें से हम अपनी फीस ले लेंगे, लेकिन जैसे अभी आप 1 करोड़ के लिए केस लड़ रहे हो तो उसका कोई सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा, वो हमारी फीस नहीं है, वो केस फीस है। इज दैट राइट? नहीं, इस तरह से कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात, अगर आपके साथ 10 लाख का फ्रॉड हुआ है तो कोई वकील आपको 10 लाख के 1 करोड़ नहीं दिला सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके साथ में कोई भी फ्रॉड हुआ है और बैंक भी इन्वॉल्व है, कहते हैं बैंक ने टाइमली आपकी नहीं सुनी, आपकी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लिया, तो आपका पैसा आपको ब्याज समेत वापस मिल सकता है। ये लेकिन ये नहीं हो सकता कि 10 लाख के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, कहते हैं। अगर हम बात करें इस तरह के केसेस की, तो क्रिमिनल केस के अंदर किसी भी तरह की कोई कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं होती। और अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी जो फीस होती है वो नॉर्मल 1000-2000 रुपये फीस होती है, कोई इस तरह की फीस नहीं होती कि जिसमें आपको लाखों रुपए जमा करने हो। सर, क्या कोई ऐसा टूल है जिससे आपको तुरंत पता चल जाए कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है? सबसे बड़ा टूल है आपकी सतर्कता। सतर्कता क्या है कि आपको मोबाइल पे देखना है कि अगर आपके पास में कोई मैसेज आया है जिसके अंदर आपका ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो आपने की नहीं है, ऐसा कोई मेल आपको मिला है जिसके अंदर बैंक से आपको मेल आया है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हो गए लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो सबसे बड़ा टूल आपकी सतर्कता ही है कि डिजिटल एरा के अंदर आपको टाइम टू टाइम अपनी मेल को चेक करते रहना चाहिए। अपने मोबाइल में आपके पास जो भी मैसेज आए हैं तो उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए अगर बैंक से कोई मैसेज आया तो क्या है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। आम आदमी को क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट रखने चाहिए एक केस को लड़ने के लिए और जीत हासिल करने के लिए? अगर आपके साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाता है तो आपके पास में सबसे बड़ा सबूत होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट कि भाई आपके बैंक से इतने पैसे डिडक्ट हो गए हैं, कहते हैं। दूसरा सबूत होता है कि आपने टाइमली कस्टमर केयर पे कांटेक्ट किया या नहीं किया। उसके बाद में आपने लिखित में जो कंप्लेंट की है वो टाइमली की है नहीं की है। ये सब आपको डॉक्यूमेंट डेट वाइज सीरीज वाइज आपको लगाने होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं किसी भी केस को जीतने में। अगर फ्रॉड हमारा विदेश में हुआ है, मान लो किसी ने विदेश में बैठ के फ्रॉड किया है, तो क्या भारत में केस रजिस्टर हो सकता है? बिल्कुल। अगर किसी ने, ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, कहते हैं जिनके सर्वर बाहर होते हैं, जब साइबर सेल उसकी इंक्वायरी करता है तो पता लगता है कि भाई जो IP एड्रेस है वो इंडिया का है ही नहीं, वो बाहर का है, या जो सर्वर यूज़ किया गया है वो यहाँ का है ही नहीं, वो बाहर का है। लेकिन पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उस पर एक्शन भी ले सकती है। तो वकील साहब, अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, अब उसको कंप्लेन लिखनी है, तो कंप्लेन में ऐसे कौन से फैक्ट लिखे जिससे कि वो कंप्लेन बहुत स्ट्रांग बन जाए? जब आप कंप्लेंट लिखते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, आपने किस अथॉरिटी को देना है। तो आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है आपने वहाँ भी कंप्लेंट देनी है, आपने साइबर सेल में भी कंप्लेंट देनी है,
और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उसको भी कंप्लेंट देनी है। अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो उसमें आपको बैंक को भी एड्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट में जिसको एड्रेस कर रहे हैं आपको उसकी डिटेल लिखनी है ऑफिशियल्स की। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है कि मेरे साथ में इस तारीख को इतने पैसों का फ्रॉड हुआ है। उसके बाद में आपको डेट वाइज टाइम वाइज पूरे फैक्ट्स को बताना है कि आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे थे, इतने बजे आपके पास मैसेज आया जो कि ट्रांजैक्शन आपने नहीं की है, और ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है। और आपने अगर किसी को फ़ोन करके सूचित किया तो आपने डालना है कि जैसे मुझे पता लगा तो मैंने 100 नंबर पे या 112 नंबर पे इन्फॉर्म कर दिया था, मैंने बैंक को ईमेल लिख दिया था। ये सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है। तो अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है या आपको लग रहा है कि आपके किसी जानकारी वाले के साथ हुआ है, किसी फैमिली फ्रेंड के साथ हुआ है, दोस्त के साथ हुआ है, तो एक तो आप ये कर सकते हो कि वरुण सर का नंबर आपको स्क्रीन पर बार बार आ रहा होगा पूरे पॉडकास्ट में, बीच बीच में सोशल मीडिया हैंडल्स भी आए होंगे, आप डायरेक्ट एक बार कम्युनिकेट कर सकते हो रिगार्डिंग योर कंप्लेन कि अब इसमें आगे क्या हो सकता है। अगर जो पुलिस है या साइबर पुलिस है या बड़ी अथॉरिटीज़ हैं आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, आप अपना केस ड्राफ्ट करवाना चाहते हो, आप अपने पैसे वापस चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारी आज के टाइम में सर मैं समझता हूँ कि साल में एक आध छोटा मोटा लीगल केस हर एक व्यक्ति के साथ हो ही जाता है। मेरे साथ भी हो चुका है। अभी एक हमारी क्लाइंट है, वो पेमेंट देने से डिनाई कर रहे हैं, काम करवा चुके हैं, अब वो मिस कमिटमेंट हो रहा है तो वो भी एक फ्रॉड में ही आता है। आपसे ड्राफ्ट करा ही लूंगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी मैंने कहा तो ऐसे छोटे मोटे कमिटमेंट लोगों के सामने आते रहते हैं। एक मैंने अपना एग्जांपल दे दिया, तो आपके पास भी ऐसे हजारों एग्जांपल होंगे जहां आपको रोज फेक कमिटमेंट आते हैं। फेक कमिटमेंट का मतलब फ्रॉड ही होता है। आप उसमें किसी भी तरीके से एक लीगल नोटिस भेज के फर्स्ट पार्टी को जिसने आपके साथ फेक कमिटमेंट करा है उनको बता सकते हो कि मेरी ये पेमेंट है, मैं आपने ये कमिटमेंट करा था, आपने दी नहीं है और अब आपको इसका लीगल हर्जाना भरना पड़ेगा। तो उसके लिए आप वरुण सर से कम्युनिकेट करें। एंड कोई ऐसा केस है जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, या आपकी फीस क्या रहेगी एंड ऑल, और ये किस तरीके से हम आगे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। साथ में वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड शेयर करो, स्टोरी पे लगाओ, स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, सो दैट कि अवेयरनेस ऑफ साइबर फ्रॉड बढ़ जाए हर इंसान के साथ। जो आज के टाइम में आपकी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई यूं ही जा रही है, वो बचे। एंड थैंक यू सो मच सर, वरुण सर आप आए, आपने, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे सवालों के जवाब जो यूं आपने फटाफट लोगों को दिए हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि डरना नहीं है, ना वकील से, ना पुलिस से, ना कोर्ट से। डरो मत, बात करो। मैं ध्रुव जी आपको बताना चाहूंगा, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोर्ट हो, लोगों की मदद करने के लिए बनाए गए, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए। बिल्कुल सर। लेकिन ये भाई लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि भाई एक गलत एक्सपीरियंस को पूरी जिंदगी अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जो ऐसा नहीं है। जी जी जी। हमारा ये पॉडकास्ट करने का भी मेन पर्पस ये है कि एक आम आदमी को ये पता लगे, आप लोगों को ये पता लगे कि बेसिक आपकी लीगल राइट्स क्या हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई चीटिंग हो जाता है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, जिसने गलत किया उसकी गलती है। आपका काम है उसके खिलाफ आवाज उठाना। बिल्कुल। तो प्लीज आप सर से कनेक्ट करें। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच कि आपके अंदर इतना धैर्य है कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। इस पेशेंस को हम सलाम करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।